Welcome to my channel Psych Center. This video is for class 11th psychology. हमारी एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमने बाकी की सब्जेक्ट्स जैसे कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी सब्जेक्ट्स हमने 6, 7, 8, 9th, 10th में पढ़ी है। साइकोलॉजी के बारे में डिफरेंट ये है कि क्लास 11th में हम इसे पहली बार पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसे बहुत लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो आपके साथ हम स्टार्टिंग में यही करेंगे, हम एक एक लाइन का मतलब समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे जैसे जैसे हमारी कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बनती जाएगी। तो हम शुरू कर रहे हैं व्हाट इज साइकोलॉजी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द नेचर एंड द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर and the growth of the discipline. Discipline here refers to the subject of psychology. How does psychology evolve over time? Then we will read about different fields of psychology, the value of psychology in our everyday life. ये जो चैप्टर है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है. Accordingly, I will upload the videos in different sections, in different parts. जो हमारा फर्स्ट फोकस है वो है साइकोलॉजी को समझने का. साइकोलॉजी है क्या? सो एनी नॉलेज डिसिप्लिन इज हार्ड टू डिफाइन. जो भी ऐसा डिसिप्लिन जो हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान दे रहा है, विच इज गिविंग सम काइंड ऑफ नॉलेज टू अस, इज हार्ड टू डिफाइन. व्हाई सो? बिकॉज इट इज कवरिंग, we have the answer here. Firstly, because it evolves continuously. Psychology is evolving continuously. Your other fields like biology also is evolving continuously. Why? Because new researches are being conducted, knowledge जो है वो enhance हो रहा है continuously. फिर है सेकंड, ये है द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडीज कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी वन डेफिनेशन. जैसे कि ये माइंड भी पढ़ रहा है, बिहेवियर भी पढ़ रहा है, एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं साइकोलॉजी में, सर्वे भी हो रहा है. तो जितने रेंज ऑफ एरियाज जो साइकोलॉजी में स्टडी किए जा रहे हैं उनको एक डेफिनेशन में पुट अप करना मुश्किल है. इसलिए नॉलेज डिसिप्लिन्स को डिफाइन करना हार्ड होता है. लॉन्ग टाइम बैक जब आपके जैसे स्टूडेंट्स वर टोल्ड दैट द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी which means soul and logos which means the study, science or the study of a subject. And in psychology the subject is not like जो हमने बचपन में पढ़ा है कि सब्जेक्ट इज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट हैं, वो सही है, वो सब्जेक्ट्स हैं. बट साइकोलॉजी में सब्जेक्ट इज ऑल्सो यूज टू रिफर टू सम अदर कॉन्सेप्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? एनी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन. जैसे कि आपके एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, दीज एनिमल्स दैट and non-human animals that take part in an experiment or a study or a research, these are called subjects. तो अगर human है तो human subject हो गया, अगर non-human है तो वो non-human subject हो गया. जिस पे भी आप research study कर रहे हो वो उसको हम subject कहते हैं. अब वैसे इस पे कंट्रोवर्सी है. सब्जेक्ट बहुत पुराना टर्म है जो बहुत पहले यूज किया जाता था, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सब किसी को अधीन बना रहा है, दूसरों पे डिपेंडेंट दिखा रहा है. जो पावर है वो रिसर्चर के पास है, सब्जेक्ट पावरलेस है. इसलिए ये पावर डायनेमिक्स की वजह से सब्जेक्ट जो टर्म है ये धीरे धीरे हटता जा रहा है. अब हम क्या यूज करते हैं? पार्टिसिपेंट. स्टडी में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो पार्टिसिपेंट हुआ. Thus, psychology was a study of the soul or mind. तो इनिशियली जब साइकोलॉजी शुरू हुआ तो इट वाज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड. बट अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए और इसका फोकस चेंज हुआ. साइकोलॉजी हैज बिकम अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विच डील्स विद प्रोसेसेस अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर. ऐसी प्रोसेसेस जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर में इन्वॉल्व होती हैं, उन प्रोसेसेस को साइकोलॉजी स्टडी करता है. द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडीज आर स्प्रेड ओवर सेवरल लेवल्स. इंडिविजुअल लेवल पे साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे फिनोमिना स्टडी करता है, डायडिक यानी दो लोगों के बीच में कुछ फिनोमिना, ग्रुप का फिनोमिना, ऑर्गेनाइजेशन का. अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इंडिविजुअल फिनोमिना आपका हो जाएगा आपके
अपने मोटिवेटिंग फैक्टर्स, आप किस चीज से मोटिवेट हो रहे हो, मार्क्स से मोटिवेट हो रहे हो, या आप प्रेज क्लासरूम में जो प्रेज मिल रही है आप उससे मोटिवेट हो रहे हो, या फिर दूसरी जैसे कि इंटेलिजेंस, वो एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक है, कोई कितना इंटेलिजेंट है, किसी की पर्सनालिटी कैसी है, ये इंडिविजुअल हो गया। डायडिक में हो गया जैसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दो लोगों के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, साइकोलॉजी वो भी पढ़ रहा है। फिर आपका हो गया ग्रुप में, जैसे कि ग्रुप में हो गया कि ग्रुप में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कैसे टीम वर्क हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल में आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशंस पे, जैसे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे प्रोसेसेस स्टडी की जा रही है। These processes have biological as well as social basis। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें थिंकिंग। थिंकिंग ऐसा टॉपिक है जो साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। थिंकिंग जो है वो बायोलॉजिकल भी है, क्योंकि आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे थिंकिंग में, एग्री, कुछ ब्रेन के पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो बायोलॉजिकल हो गया। लेकिन आपकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस होगी हाउ योर पेरेंट्स थिंक, हाउ योर पीयर ग्रुप थिंक, हाउ पीपल अराउंड यू थिंक्स। तो उस पे क्या होगा कि एक सोशल बेसिस भी है, जैसे कि स्टीरियोटाइप्स हैं। स्टीरियोटाइप्स कैसे डेवलप होते हैं, जो आप आसपास सुनते हो देखते हो उसके बेसिस पे आप अपने व्यूज फॉर्म करते हो ना, वो नेगेटिव हो सकते हैं, बाय रॉन्ग हो सकते हैं, बट वो सोशल प्रोसेसेस से, सोशल नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये जो हम फिनोमेना साइकोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, ये बायोलॉजिकल बेसिस भी हो सकता है इनका और सोशल बेसिस भी हो सकता है। इसीलिए जो डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं साइकोलॉजी में वो भी वो हो सकते हैं, या तो बायोलॉजिकल होंगे या सोशल होंगे, कि आप सर्वे कर ले रहे हो या फिर ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हो, ब्रेन के कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा, कहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है ब्रेन में। साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन है, वो है इट इज़ अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है अभी हम आगे समझेंगे, पहले हम ये सारे तीन टर्म्स को, विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, इन तीनों टर्म्स को पहले हम अलग अलग समझते हैं। When we say experiences are internal to the experiencing person, then we refer to states of consciousness or awareness or mental process। जब हम कह रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इंटरनल है एक इंडिविजुअल के लिए, ओनली द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, तो सम लेवल ऑफ अवेयरनेस है, वो इंडिविजुअल अवेयर है ऑफ वॉट एवर ही और शी इज एक्सपीरियंसिंग, तो वो जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसी को हम कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस का हम यूज कब करते हैं, व्हेन वी थिंक, while thinking or try to solve a problem, to know or remember something। One level at which these mental processes are reflected is the brain activity। मेंटल प्रोसेसेस में हमारे ब्रेन के पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, जब आप सोच रहे हो, आप मैथ्स का कोई सम सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपका सेरिब्रम इन्वॉल्व होगा ना कहीं मूवमेंट में सेरिब्रम इन्वॉल्व होगा। सेरिब्रम की बात हम स्पेसिफिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेंटल प्रोसेसेस बेसिकली वहीं ऑपरेट हो रही है, वहीं से ऑपरेट हो रही है, तो वहां पे कुछ एक्टिविटी चल रही होगी। एज वी थिंक or solve a mathematical problem, our brain activities can be observed using different techniques of brain imaging। brain imaging मतलब हम ब्रेन की एक्टिविटी को इमेज के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, किसी तरह हम ब्रेन का इमेज ऑब्टेन कर रहे हैं। We cannot say that brain activities and mental processes are the same। They are not same because mental processes को हम कई बार ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ यू आर थिंकिंग समथिंग, मे बी योर हैंड्स आर ऑल्सो मूविंग, और मे बी यू आर पुटिंग योर हेड डाउन, पुटिंग फिंगर हियर, तो वी कैन ऑब्जर्व इट समटाइम्स मेंटल प्रोसेसेस को ऐसे देख करके भी। बट क्या आप ब्रेन की एक्टिविटीज को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली दे आर डिफरेंट, they are interdependent but they are different। mental activities and neural activities are mutually overlapping। neural activities न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटीज है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, कैसे इम्पल्सेस फ्लो करते हैं, तो न्यूरल एक्टिविटीज और क्या है,
मेंटल एक्टिविटीज जो है, जो आप थिंकिंग वगैरह कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, वो म्यूचुअली ओवरलैपिंग है बट डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है। Unlike the brain, the mind does not have a physical structure or has a location. ये माइंड और ब्रेन का डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी में। ये हमें एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। Mind emerges and evolves as our interactions and experiences in this world get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of various mental processes. तो माइंड हमारा इवॉल्व कैसे करता है? थ्रू आर इंटरैक्शंस विद आर सराउंडिंग्स, उससे हमारा माइंड इवॉल्व करता है। ब्रेन एक्टिविटीज प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट क्लूज एज टू हाउ आर माइंड फंक्शन। ब्रेन एक्टिविटीज को स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, क्योंकि माइंड का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर या लोकेशन नहीं ना है, तो आप उसको कैसे स्टडी करोगे? ब्रेन के थ्रू, या फिर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर स्टडी करोगे तो पता चलेगा आपको, या फिर ब्रेन को स्टडी करोगे तो पता चलेगा ब्रेन की एक्टिविटी। But the consciousness of our own experiences and mental processes are much more than the neural or brain activities. Limited नहीं है कि आप माइंड की स्टडी के लिए ब्रेन को पूरी तरह से स्टडी कर लिया, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपने ब्रेन को पूरी तरह से स्टडी कर लिया तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि आपने पूरे माइंड को समझ लिया है। Even when we are asleep, some mental activities go on. We dream and receive some information, such as a knock on the door while we are asleep. Some psychologists have shown that we also learn and remember in our sleep. So, mental processes such as remembering, learning, knowing, perceiving, feelings are of interest to psychologists. These are various mental processes that are studied by the psychologists. ये मेंटल प्रोसेसेस स्टडी की जाती हैं टू अंडरस्टैंड हाउ डज माइंड वर्क्स। और फिर इसके फायदे क्या हैं? हम किसी चीज़ को पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम उसको अप्लाई करके लाइफ को इजी बना सकें। तो ये कहाँ पे यूज होती हैं ये देखेंगे अभी। साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अदर्स कैन नॉट एक्सपीरियंस what I am experiencing to the extent जितना मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, राइट? We cannot directly observe or know someone else's experience. Only the experiencing person can be aware or be conscious of her or his experiences. Thus, the experiences are embedded in our awareness or consciousness. हमारी awareness और consciousness में embedded हैं experiences. Psychologists have focused on experiences of pain being experienced by terminally ill patients, जो बहुत देर से बीमार हैं पेशेंट। साइकोलॉजिस्ट उनमें पेन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पेन को स्टडी करते हैं, या फिर वो पेन जो बेरीवमेंट में एक्सपीरियंस होता है, जैसे किसी के दूर हो जाने के बाद जो पेन होता है। बिसाइड्स एक्सपीरियंसेस विच लीड टू पॉजिटिव फीलिंग्स सच एज इन रोमांटिक एनकाउंटर्स। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बेसिकली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी करते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी करते हैं। उसके अलावा कुछ एसोटेरिक एक्सपीरियंसेस भी साइकोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। एसोटेरिक एक्सपीरियंसेस हो गए जैसे कि आपके द क्वालिटी ऑफ हैविंग एन इनर और सीक्रेट मीनिंग। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिनका कुछ इनर या सीक्रेट मीनिंग होगा, जिसको सही से समझने के लिए शायद उस चीज में घुसना पड़ेगा। Which attracted these esoteric experiences attract the attention of psychologists, such as when a yogi meditates to enter a different level of consciousness and creates a new kind of experience, or when a drug addict takes a particular kind of drugs to get a high even though such drugs are extremely harmful. तो ये योगा मेडिटेशन के दौरान जो ट्रांसेंडेंस एक्सपीरियंस होता है, या फिर जो ड्रग्स के थ्रू प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ये एसोटेरिक एक्सपीरियंसेस के एग्जांपल है। साइकोलॉजिस्ट इन्हें भी पढ़ते हैं। एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द एक्सपीरियंसर। जैसे कि इसका सिंपल एग्जांपल ये होगा, आप
इसमें दिया है शायद एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ क्राउडेड बस ड्यूरिंग अ हॉट समर डे यू मे नॉट एक्सपीरियंस द यूजुअल डिस्कम्फर्ट। बहुत गर्मी है, आप बस में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको यूजुअल डिस्कम्फर्ट नहीं एक्सपीरियंस होगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। आप पिकनिक में जा रहे हो तो आपको वो डिस्कम्फर्ट जो है ना वो उतना नहीं एक्सपीरियंस होगा जितना कि आप पिकनिक में नहीं जा रहे, कोई नॉर्मल ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं किसी वर्क के लिए जाना है, तो आपको जो डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस होगा उस क्राउडेड बस में गर्मी में वो ज़्यादा होगा देन की जब आप पिकनिक में जा रहे हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप पिकनिक में जा रहे हो तो कुछ जो हैप्पी एक्सपीरियंसेस हैं, आपका जो एक्साइटमेंट है वो ज़्यादा है, जो कि आपको गर्मी और जो भीड़ है उसके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को सप्रेस कर रहा है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है ना वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो गए कि आप कितना खुश खुश महसूस कर रहे हो, कितना एक्साइटेड हो उस पिकनिक के लिए, और पिकनिक तो आपका एक्सटर्नल हो ही गया, एक्सटर्नल फैक्टर जो कि इस पूरे प्रोसेस में कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर हम देखते हैं बिहेवियर्स क्या होता है। बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी एंगेज इन। जो बिहेवियर होता है ना ये ऑब्जर्वेबल होता है। व्हेन समथिंग इज हर्ल्ड एट यू योर आईज ब्लिंक इन अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। साइकोलॉजी में ये भी रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो भी एक बिहेवियर है जो कि सिंपल है। यू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन एंड कैन फील योर हार्ट पाउंडिंग, ये भी एक बिहेवियर है। यू डिसाइड टू गो फॉर अ पर्टिकुलर मूवी विद अ फ्रेंड, ये भी एक बिहेवियर है। बिहेवियर्स में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और एंड्यूरिंग। कोई एक बिहेवियर बहुत छोटा हो सकता है, कोई एक बिहेवियर बहुत दिनों तक चल सकता है। जैसे कि आपकी जो हैबिट, किसी तरीके की हैबिट्स होगी कि, तो वो आपका एंड्यूरिंग बिहेवियर हो गया। शॉर्ट बिहेवियर हो गया, आपने गर्म चीज छुई, हाथ नीचे खींच लिया, वेरी शॉर्ट बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल हो सकता है। सिंपल वुड बी लाइक होल्डिंग अ पेन। कॉम्प्लेक्स हो गया व्हेन यू आर ड्राइंग समथिंग, कॉम्प्लेक्स हो गया, बारीकियां हैं अब ड्राइंग में। दे कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर। बाहर से देख के सेंस किया जा सकता है बिहेवियर। बिहेवियर जो है वो इंटरनल हो सकता है। इंटरनल बिहेवियर को ही कोवर्ट भी कहते हैं। कोवर्ट मतलब हिडन, जो दिख नहीं रहा है। When you are in a difficult situation while playing a game of chess, you almost feel your hand muscles twitching, trying to experiment with a move. जब आप चेस खेल रहे हो तो आपकी जब सोच रहे हो कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, कि मैं ये इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा, मेरा नेक्स्ट मूव ये होने वाला है, तो आपकी फिंगर्स, वो मूवमेंट दिमाग में चल रहा होता है और आप अपनी फिंगर्स को थोड़ा बहुत मूव करके भी थिंकिंग कर रहे होते हो। तो वो जो है वो फिंगर्स का मूवमेंट जो है वो आपका कोवर्ट बिहेवियर है। आपके फिंगर्स के मूव से कोई कुछ खास समझ नहीं पाएगा तो वो आपका कोवर्ट बिहेवियर है। ऑल बिहेवियर्स कोवर्ट और ओवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर तो बहुत सिंपल, जैसे कोई भी बिहेवियर, आप कहीं जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये आपका ओवर्ट बिहेवियर हो गया। आर एसोसिएटेड विद और ट्रिगर्ड बाय सम स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट और चेंजेस दैट हैपन इंटरनली। बिहेवियर जो होता है वो किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से हुआ होता है। स्टिमुलस जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन में क्लास 10th में पढ़ा था। स्टिमुलस क्या होता है? जो जैसे आपने गर्म चीज को छू लिया, हाथ पीछे खींचा, इसमें स्टिमुलस क्या हुआ? वो आपका हॉट ऑब्जेक्ट इज द स्टिमुलस। सिमिलरली तो वो सिंपल बिहेवियर में आपका वही हुआ, हॉट ऑब्जेक्ट इज द स्टिमुलस। वैसे ही कई बार स्टिमुलस जो होता है वो इंटरनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगा कि वहां पे आप कोई स्नेक है, ऑल्दो स्नेक नहीं है, यू परसीव्ड कि वहां पे स्नेक है और आप दौड़े, तो वो आपका इंटरनल स्टिमुलस था जो कि आपने खुद से बना लिया कि वहां पे कोई स्नेक है। अब अगर वहां पे एक्चुअली स्नेक था, आपने देखा सच में स्नेक है और आप भागे, तो स्टिमुलस कैसा है? एक्सटर्नल स्टिमुलस है। हाँ, ये समझ आया स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट। अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर उस स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स हमारा क्या था? भागे आप, सांप को देख के भागे, तो स्नेक आपका स्टिमुलस हो गया, रेस्पॉन्स हो गया रनिंग, रन अवे, रिस्पॉन्स हो गया। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन है उसे हम कहते हैं, वो हमारा बिहेवियर है। तो ये तो हमने पढ़ लिया।
कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो है वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। स्नेक को देख के आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगा जिससे कि आप तेज भाग सको, किसी और ऑर्गन को चैनलाइज होगा, हॉर्मोन्स कुछ रिलीज होंगे, तो वो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल हो गया, यू आर एक्चुअली रनिंग, वो हो गया एक्सटर्नल रेस्पॉन्स। अब हम ये तो हमने पढ़ लिया कि साइकोलॉजी क्या क्या स्टडी करता है। क्या क्या स्टडी करता है साइकोलॉजी? मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स। अब हम देखते हैं साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो मैंने बताया कि डिसिप्लिन आपका ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है कि डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो, ये वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हियर रिफर्स टू द सब्जेक्ट, मतलब कि साइकोलॉजी जो है वो डिसिप्लिन है। यहाँ पे आपका डिसिप्लिन का डेफिनेशन भी कहीं पे मिल जाएगा आपको शायद। डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ऐसा कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी जो आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, वो डिसिप्लिन। As we have discussed above, psychology studies behavior, experiences, and mental processes. It seeks to understand and explain how the mind works and how different mental processes result in different behaviors. When we observe others as lay or common persons, our own points of view or our ways of understanding the world influence our interpretations of their behaviors and experiences. ये बात आप समझ पा रहे हो कि जब हम किसी और का बिहेवियर स्टडी करते हैं, जब हम किसी और का बिहेवियर स्टडी नहीं, सिंपल ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो भी हमारा ऑब्जर्वेशन इस पे कुछ हद तक उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पर्सनल व्यूज क्या हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन उस चीज पे डिपेंड करने वाला है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस जो ये बायस आ रहा है ना कि हमारे पर्सनल व्यूज के हिसाब से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि इस बायस को रिड्यूस करके रखें, मिनिमाइज करके रखें, जब वो बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई बिहेवियर क्यों हो रहा है। जैसे कि बुलिंग बुलिंग क्यों हो रही है, आप किसी स्कूल में जाके ऑब्जर्व कर रहे हो, वहाँ पे बुलिंग के बहुत इंस्टेंसेस हैं कि बुलिंग क्यों हो रहा है। तो आपके अपने बायसेस इन्फ्लुएंस ना करें। जैसे कि आप ये ना सोचो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गर्ल, तो आप एज्यूम करके ना चलो कि बॉयज जो है वो ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं। आपको इस एजम्पशन से नहीं ऑपरेट करना है। ये आपका पर्सनल बायस है जो वहाँ पे रिजल्ट कर रहा है। इट मे हैव सम रिसर्च एविडेंस बिहाइंड इट, मे बी, बट यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको इस नोशन को मिनिमाइज करना है, बिकॉज दिस वुड एक्ट एज अ हिंड्रेंस। Psychologists try to minimize such biases in their explanations of behavior and experience in various ways. Some do so by seeking to make their analysis scientific and objective. अब ये bias कैसे minimize किया जा सकता है? To make it scientific and objective. Subjective, objective. Subjective क्या है? हमारे personal opinions. Objective क्या है? Which is varied. मतलब objective है, जैसे कि टिक द करेक्ट क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जो सही है वो सही है, ऐसा नहीं है कि ये ए, इसके लिए ए ऑप्शन सही है, इस बच्चे के लिए बी ऑप्शन सही है। ए सही है तो सभी बच्चों के लिए ए ही ऑप्शन सही होगा। ये ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं ना। So others seek to explain behaviors from the point of view of the experiencing person because they think that subjectivity is a necessary aspect of human being. ऑब्जेक्टिविटी क्या हो गया? जो सभी के लिए सही है। सब्जेक्टिविटी क्या हो गया? जैसे कुछ चीजें मेरे लिए सही होंगी, आपके लिए नहीं सही होंगी। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सब्जेक्टिविटी को पूरी तरह डिनाई नहीं करते, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हैं। बट कुछ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जैसे जैसे कि इंडिया में जो साइकोलॉजी का ट्रेडिशन है वो सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड है। जैसे हम कहते हैं ना, सच एक नहीं है, सच के कई पहलू हो सकते हैं। हमने अपने सुना होगा सच के कई पहलू हो सकते हैं। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिविटी, कि हमारे लिए सच्चाई कुछ और है, आपके लिए सच्चाई कुछ और है। सिंपल एक वो हम देखते हैं ना 6 9, और वो चाइल्ड ऑब्जर्व कर रहा है दूसरी साइड से, उसको 9 दिख रहा है, इस साइड से ऑब्जर्व कर रहा है, उसको 6 दिख रहा है।
तो ये सब्जेक्टिविटी है, मतलब परसेप्शंस वेरी कर सकते हैं। तो ये हम सब्जेक्टिविटी को किससे, अगर सब्जेक्टिविटी को वैल्यू कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, तो कैसे स्टडी करेंगे? सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू, कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप रिफ्लेक्ट करो अपने व्यूज पे, और कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एनालाइज करेंगे। एक्सपीरियंस को, कॉन्शियस एक्सपीरियंस आपके क्या हुआ, जो भी कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको एनालिसिस करेंगे, रेदर देन कुछ भी इम्पोज करने के बजाय कि हाँ यही सही है, यही ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव जो एनालिसिस है वही सही है। ऐसा इम्पोज नहीं करेंगे, आपके सब्जेक्टिविटी को मेंटेन करेंगे। Western psychologists have also begun to emphasize the role of self-reflection and self-knowledge in understanding human behavior. इंडिया में ये ट्रेडिशन पहले से था, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट भी अब धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं इस ट्रेडिशन, इस मेथडोलॉजी को। Regardless of the differences in the way of psychologists go about the study of behavior, mental processes and experiences, they seek to understand and explain them in a systematic and verifiable manner. देखो जिस भी तरीके से, whether subjective और objective, जैसे भी साइकोलॉजिस्ट मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हैं, वो सारे साइकोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि जो मेंटल प्रोसेसेस का एक्सप्लेनेशन है वो सिस्टमेटिक है एंड वेरीफाइबल है। यही सिस्टमेटिक और वेरीफाइबल को हम क्या कह रहे हैं? साइंटिफिक मैनर में। वेरीफाइबल का मतलब क्या हुआ? एक रिसर्चर स्टडी कर रहा है, दूसरा रिसर्चर स्टडी कर रहा है, आप उसे वेरीफाई कर सकते हो। आपने अपनी रिसर्च की, उसके पेपर्स बकायदा मेंटेन किए, नोट्स बनाए, कोई दूसरा इंसान उसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहता है, आपकी थ्योरी को वेरीफाई करना चाहता है, तो वो आपके नोट्स उठा करके, आपकी जो आपके पेपर्स जो आपने लिखे हैं उस थ्योरी पे, उस पूरे रिसर्च पे, उसको उठा के कोई और सेम रिसर्च करके वेरीफाई कर सकता है कि क्या उनको भी यही रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। तो वो वेरीफाइबल है। सिस्टमेटिक हो गया कि आप एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए। तो प्रोसीजर में भी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आप प्रोसीजर पूरा लिख के दे रहे हो कि हमने सबसे पहले ये किया, फिर ये किया, तो कोई और जब वो रिसर्च करना चाहेगा तो उसको पता है कि कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने, तो वेरीफाइबिलिटी जो है वो इजी हो जाती है। साइकोलॉजी, दो इट इज़ अ वेरी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन, इज अ यंग साइंस। बहुत पहले साइकोलॉजी चली आ रही है, बट पहले इसमें जो साइंटिफिक टच था वो नहीं था, तो इसलिए हम साइंस, साइकोलॉजी एज अ साइंस तो यंग है, बट एज अ डिसिप्लिन वो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। If one were to take the year of the founding of the first laboratory of psychology, it is 1879 in Leipzig. ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और नॉलेज के लिए तो है ही। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी साइंटिफिक बेसिस कब शुरू हुआ, कब फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश हुई। अब साइकोलॉजी में डिबेट क्या है कि साइंस तो है, बट व्हाट काइंड ऑफ साइंस, सोशल साइंस है या नेचुरल साइंस है। तो फिर अब इसके रिस्पॉन्सेस क्या हैं? साइकोलॉजी इज जनरली कैटेगराइज्ड एज अ सोशल साइंस, but it should not come to you as a surprise that not only in other countries but in India also, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि साइकोलॉजी में बीएससी और एमएससी कराते हैं, लाइक क्रिया यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बीएससी और एमएससी करा रही हैं, इसका मतलब है साइकोलॉजी इज अ साइंस। अदरवाइज बीए और एमए होता, आई मीन बीए और एमए भी है, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑफरिंग बीएससी एंड एमएससी एज वेल। तो साइकोलॉजी इज बोथ, somewhere psychology is both a social science and the natural science. Two of the most sought after emerging disciplines which continuously borrow from psychology are neuroscience and computer science. Neuroscience, neuro मतलब something related to brain, न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो साइकोलॉजी से बहुत कुछ बोरो करते हैं, जैसे कि, और साइकोलॉजी भी उनसे बहुत कुछ बोरो करती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि मेंटल एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए हम ब्रेन एक्टिविटीज़ स्टडी करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए ब्रेन एक्टिविटीज़ स्टडी करते हैं। ब्रेन एक्टिविटीज़ में हम इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एफएमआरआई, ईईजी। ये टेक्निक्स कहाँ से आ रही हैं? न्यूरोसाइंस से। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस जो है वो
हम जो यहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं जैसे कि कॉग्निशन, थिंकिंग, तो ये प्रोसेसेस हम, ये अंडरस्टैंडिंग हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिवाइस करने में। The psychology as a discipline today has two parallel streams. One, which makes use of the method in physical and biological sciences. ये मेथड कौन से हैं? जैसे कि fMRI, EEG, and the other which makes use of the method of social and cultural sciences. सोशल और कल्चरल साइंसेस के जैसे कि जो मेथड्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री और बाकी के सोशल साइंसेज में स्टडीज होती हैं, उनसे भी मेथड्स बोरो करता है साइकोलॉजी इन कंडक्टिंग रिसर्चेस। Psychology assumes that all behavioral phenomena have causes which can be discovered if we can collect data systematically and under controlled conditions. तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि साइकोलॉजी में एजम्पशन ये है कि जितने भी बिहेवियरल फिनोमिना है सभी का कुछ कॉज है। आई मीन जितना भी बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है, उसको कुछ स्टिमुलस है। सिंपल है ना, अभी हमने यही तो पढ़ा, बिहेवियर जो है वो स्टिमुलस से ट्रिगर होगा, तो कोई कॉज है जो उस बिहेवियर को इंड्यूस कर रहा है, which can be discovered if we can collect data systematically under controlled conditions. तो अगर हम डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं सिस्टमेटिकली तो हम उस कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी स्कूल में बुलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर हम डेटा कलेक्ट करें किसी स्कूल का कि उसमें बुलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, अगर हम सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि बुलिंग क्यों हो रही है। अब डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? सर्वे कर सकते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो बेसिकली बुली किए जा रहे हैं, मे बी द स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और मे बी जो कि सम काइंड ऑफ कास्टिज्म इवन ऑपरेटिंग। तो ऐसे स्टडीज, ऐसे डेटा कलेक्ट करके सिस्टमेटिकली हम ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो बुली किए जा रहे हैं, कौन बच्चे हैं जो बुली कर रहे हैं। सिस्टमेटिकली डेटा ऑब्टेन करके फिर हम कॉज निकाल लेंगे ना बुलिंग बिहेवियर का। On the other hand, psychology as a social science focuses on how behavioral phenomena can be explained in terms of the interaction that takes place between the person and the socio-cultural context of which she or he is a part. अब आपने ये तो पता लगा लिया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को, बुलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये आप कैसे, आप उस फैक्टर का इंटरेक्शन विद अदर फैक्टर्स की, अगर जो हायर इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर बुलिंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को, तो वो क्यों बुली कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है उस बिहेवियर का, वो बिहेवियर क्यों हो रहा है, वो हमें सोशल साइंस बताएगा। उनकी अपब्रिंगिंग में मे बी पेरेंटिंग में कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, जो उनके नोशंस ऐसे, मे बी उनका जो पीयर ग्रुप है उसमें कोई डिफरेंट स्ट्रेटा के उनके फ्रेंड्स नहीं है, सब सेम हाई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के फ्रेंड्स हैं, तो वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं पा रहे हैं कि बुलिंग का इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, सोशल लेवल पे जो एक्सप्लेनेशन है किसी बिहेवियर का, वो सोशल साइंस से मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ नेचुरल साइंस एंड अ सोशल साइंस। अब हम और डिटेल में समझेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। हमने पहले पढ़ा कि साइकोलॉजी के रूट्स जो हैं फिलॉसफी में हैं। कब पढ़ा हमने ये? जब हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से बना है, साइको, साइकी एंड लोगोस। However, modern psychology has developed because of the application of the scientific method to study psychological phenomena. अभी जो साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी से दूर हो गई है थोड़ा। क्यों? क्योंकि अब साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेथड्स ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइंस प्लेज अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? जहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पर्सनल बायसेस हैं वो मिनिमाइज
रहेंगे, रेड्यूस होके रहेंगे। हमारे पर्सनल बायसेस इफेक्ट नहीं करने चाहिए स्टडी को, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं। अब कैसे ऑब्जेक्टिविटी ऑब्टेन की जा सकती है? इफ देयर इज अ कॉन्सेंसस ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। सपोज आप स्टीरियोटाइप का कोई डेफिनेशन दे रहे हो, उस पर कॉन्सेंसस होना चाहिए। मतलब लोग एग्री करें कि हाँ स्टीरियोटाइप यही होता है, इसका मतलब है कि आपका डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने कोई डेफिनेशन लिख दी, आपका अपना मीनिंग ये है केवल उस डेफिनेशन में कि हाँ स्टीरियोटाइप का मतलब ये हो सकता है, तो वो वेरीफाई नहीं ना हो रहा है। एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड, वो स्टीरियोटाइप को आप मेजर कैसे करोगे? तो वो भी आप ऑब्जेक्टिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे मेजर करोगे? में भी आप कोई क्वेश्चन आर डिजाइन कर दोगे जिससे कि आप एटीट्यूड स्टडी कर सको कि दूसरे ग्रुप्स की तरफ एटीट्यूड क्या है, उससे आप स्टीरियोटाइप स्टडी कर पाओगे। साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेकार्ट, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, एंड लेटर ऑन बाय द डेवलपमेंट्स इन द फिजिक्स। फिजिक्स से क्या बोरो किया साइकोलॉजी ने? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल को हम साइंटिफिक मॉडल भी कहते हैं, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। और जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना, तो भी इस मॉडल को दिमाग में रखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन दैट चैप्टर। अब हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल कहता क्या है? कोई एक एग्जिस्टिंग थ्योरी है, सपोज कर लो थ्योरी है, जैसे कि आप अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे लर्निंग, लर्निंग में बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है, उससे आपने हाइपोथेसिस निकाला। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आपकी यहाँ पे दी हुई है। Hypothesis offers a tentative explanation of how a certain phenomenon takes place. तो अब हम यहाँ पे सिंपली समझते हैं, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है जो कि बुलिंग से रिलेटेड है, बुलिंग की कोई थ्योरी है। आपने वो थ्योरी कहती है कि जो हायर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो बुलिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। सपोज दैट थ्योरी इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, देन उसके बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस फ्रेम किया कि मोर इज द इकोनॉमिक वेल्थ, more is the probability of that child being in being involved in bullying। ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस कि जितना ज़्यादा इकोनॉमिक वेल्थ है उतना ज़्यादा बच्चा इंडल्ज होगा बुलिंग बिहेवियर। फिर उसके लिए हम स्टडी डिज़ाइन करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? ये सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। फिर उस बेसिस पे हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट से हमें पता चलेगा हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? अगर ज़्यादा बच्चे, अगर हम देख रहे हैं कि हाँ जो हायर इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा बुलिंग में इन्वॉल्व हैं, तो हमारा हाइपोथेसिस ट्रू होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हाइपोथेसिस फॉल्स होगा। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है तो थ्योरी को हम रिवाइज करेंगे, एग्जिस्टिंग थ्योरी को चेंज किया जाएगा, और अगर सही है तो थ्योरी जो है वो प्रूव होगी। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब अगर थ्योरी चेंज कर दी एक रिसर्चर ने, जिनको हाइपोथेसिस फॉल्स लगा, थ्योरी चेंज कर दी, फिर कोई रिसर्चर आएगा, फिर से यही सेम प्रोसेस दोहराएगा, फिर उसे कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये साइक्लिक है, ये चलता रहता है। और यही हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल साइंटिफिक है क्योंकि आप वेरीफाई कर पा रहे हो, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, हाइपोथेसिस निकाल रहे हो, स्टडी डिजाइन कर रहे हो, ट्रू फॉल्स प्रूव कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो थ्योरी। ये पूरा प्रोसेस जो है ये आपका सिस्टमेटिक है, वेरीफाइबल है, यानी कि ये साइंटिफिक मेथड है। इसके अलावा इवोल्यूशनरी अप्रोच भी साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। इवोल्यूशनरी अप्रोच कहाँ पे यूज होता है ज़्यादातर? अटैचमेंट स्टडी करने के लिए एंड एग्रेशन स्टडी करने के लिए। अटैचमेंट कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से ही बच्चे क्यों अटैच हो जाते हैं, मदर से ही क्यों अटैच रहते हैं, दिस हैज़ टू डू समथिंग विद द इवोल्यूशन। या फिर सर्टेन रेस या सर्टेन जियोग्राफिक लोकेशन के लोग ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, क्यों होते हैं, दिस हैज़ टू डू विद द इवोल्यूशन। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी अप्रोच यूज किया जाता है टू स्टडी द फिनोमिनन लाइक अटैचमेंट एंड एग्रेशन।
अब साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। देखो साइकोलॉजी और अदर फील्ड्स में डिफरेंस ये है कि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बींग से डील कर रहा है, और वी नो कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं। सोशल एनिमल्स मतलब दे इंटरेक्ट विद द सोसाइटी। सोसाइटी के फैक्टर्स से हम इन्फ्लुएंस होंगे, हम सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अगर इंडिविजुअल का भी बिहेवियर आप स्टडी कर रहे हो ना, तो एक कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना पड़ेगा। जो एक बिहेवियर यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, मे बी इन इंडिया जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा वही आप किसी और लोकेशन में देखोगे तो वो बिहेवियर नहीं एक्सेप्टेबल हो सकता है। हमारे इंडिया में भी कोई बिहेवियर गांव में बहुत नॉर्मल होगा, अर्बन एरियाज में नहीं होगा। तो इसलिए हमें बिहेव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बिहेवियर को एक कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जहाँ पे वो बिहेवियर हो रहा है, जो सोशल सेटिंग है। अब जब बात आती है, अगर सोशल सेटिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नेचुरल साइंस नहीं ना हुआ, अब तो हम सोशल साइंस कह रहे हैं साइकोलॉजी को, क्योंकि आप सोसाइटल फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर रहे हो। इसी तरह की आपकी ये स्टोरी है रंजीता एंड शबनम की, जो आप लोग खुद से पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इस स्टोरी में भी यही कहा गया है कि जो बिहेवियर है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हमारे ओपिनियंस भी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। हमारे स्टीरियोटाइप्स जैसे जो हो गए, तो कहीं के लोग ज़्यादा स्टीरियोटाइप्ड होंगे, कहीं के कम होंगे। किसी लोकेशन के स्टीरियो लोग स्टीरियोटाइप्स कम रखेंगे। और आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए कि साइकोलॉजी भी सोशल साइंस से रिलेटेड, जैसे कि आपकी कम्युनिटी साइकोलॉजी भी कुछ इमर्जिंग फील्ड आ रही है, जिस कुछ इमर्जिंग फील्ड्स आ रही हैं सोशल साइंस से रिलेटेड। उनमें से एक है कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी में पूरा पूरा कम्युनिटी स्टडी करते हो। अभी ऐसे ही और फील्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं वो 1 मार्कर्स में आपका इम्पोर्टेंट ये है, फर्स्ट लेबोरेटरी, फिर उसके बाद डेफिनेशन। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे को कवर कर लेता है, जैसे कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट डज इट स्टडी, क्या पढ़ता है, माइंड एंड बिहेवियर, हाउ। तो आप साइंटिफिक मेथड्स में ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल, और फिर इवोल्यूशनरी अप्रोच, सोशल साइंस के मेथड्स, ये सारा लिखोगे। और फिर आप एक्सप्लेन करोगे कैसे साइकोलॉजी इज बोथ सोशल साइंस एंड अ नेचुरल साइंस। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोग से।